Hello, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about an important topic. Name is IMEC corridor. Yes, IMEC corridor क्या है? इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज आती है? इसके चैलेंजेस, एडवांटेजेस और इंडिया का रोल इसमें क्या रहेगा? इन सारी बातों पे चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 13 से 14 फरवरी जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में मीटिंग होती है। इस मीटिंग के पहले भी चाहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर जापानीज प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करके जा चुके। ये सारी मीटिंग्स इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने काफी ज्यादा एग्रेसिवली डिसीजन लिए हैं। चाहे वो बात करें अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी की या फिर इलीगल इमिग्रेंट से निपटने वाला मामला। हालिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की व्यवस्था की है, जिसमें आप अमेरिका पे जितना टैरिफ लगाएंगे उतना ही टैरिफ अमेरिका आप पे लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझिए, अगर अमेरिका का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड इंडिया में आता है और इंडिया उस पर 25% का टैरिफ लगाता है, तो जब इंडिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड अमेरिका में जाएगा तो उस पे भी 25% का टैरिफ लगेगा। दैट्स इट। इस प्रकार की व्यवस्था यूएसए के द्वारा की गई है और ये एक तरीके की फेयर व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन इससे पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर हिल चुका है। हर देश चाहता है जल्द से जल्द उसकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाए। इसी क्रम में हमारी मीटिंग, मतलब इंडिया की मीटिंग, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो चुकी है। और ये मीटिंग किस प्रकार से हुई है, एक बार इसको देखते हैं। जब इन दोनों का हैंडशेक हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दिया कि इस बार मोदी जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मोदी जी ने कहा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं तो इस बार जो काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं मागा प्रोजेक्ट पे। मोदी जी ने कहा मागा प्रोजेक्ट होता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं अपने अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा, हा हा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी इंडिया को ग्रेट बनाना चाहता हूं और मैं भी एक प्रोजेक्ट बना देता हूं, मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। क्योंकि मैं ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत, उन्नति वाला भारत, चाहे मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम तो चला ही रहा हूँ। इसको मैं बस इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो एक तरीके से मेरा मीगा प्रोजेक्ट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वाह! आपका भी विज़न मेरी तरह है। चलो आओ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग का एक तरीके से क्रक्स क्या निकला, उसके मेन-मेन बिंदुओं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, जो अभी तक इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड हो रहा था, वो 2030 तक डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अप्रॉक्स लगभग $500 बिलियन का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्राडिशन ऑफ 2611 एक्यूज। जो हमारे मुंबई अटैक हुए थे, उसका एक आरोपी तौवर राना, उसको यूएसए इंडिया को सौंप देगा और इंडिया अपने लॉ के अकॉर्डिंग उस पर ट्रायल्स चलाएगा। तीसरा, यूएसए ने ऑफर किया है फिफ्थ जनरेशन F-35 फाइटर जेट। पूरी पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया को इस समय फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत है और यूएसए ने अपनी तरफ से F-35 ऑफर किया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के पास ये फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स आ चुके हैं, इसलिए इंडिया को भी परचेस करना एकदम से मस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन इंडिया थोड़ा कंफ्यूजन में है कि वो Su-57 परचेस करे या फिर F-35 परचेस करे। Su-57 रशिया का है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। देखते हैं इंडिया कौन सी डील करता है। चौथा, अमेरिका ने एक रिसेंटली टेक्नोलॉजी अंडर वाटर डोमेन्स अवेयरनेस पहली कंट्री के साथ जो साझा की है वो है इंडिया। और इसमें एक अलायंस बनाया है जिसको बोल रहे हैं एशिया ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। तो ये अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने इंडिया के साथ शेयर की। पांचवा पॉइंट, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी एंड क्वाड। क्वाड की शुरुआत ही इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी के लिए हुई थी। आप जानते हैं कि क्वाड में 4 कंट्रीज आती है। पहला है इंडिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज क्वाड कंट्रीज है और क्वाड का एक तरीके से फॉर्मेशन ही इसलिए हुई थी ताकि बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करना। इंडो पैसिफिक से मतलब क्या होगा? सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर वाले रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करना। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस साल का जो क्वाड समिट है उसको होस्ट कौन कर रहा है? उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, अब एनर्जी की पार्टनरशिप।
डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि यूएसए जो कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लीडिंग सप्लायर बने किसका? ऑयल का और गैस का, ठीक है? यूएसए के काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगने के बाद भी इंडिया ने रशिया से काफ़ी कम दाम में ऑयल को परचेज़ किया था, रशिया-यूक्रेन वॉर के समय। तो समझ में आ सकता है कि इंडिया की नीड बहुत ज़्यादा है और यूएसए इतने बड़े मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता और यूएसए की ये डिमांड है या फिर एक एस्पायरेशन है कि वो इंडिया का लीडिंग सप्लायर बनना चाहता है ऑयल और गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आने वाले 10 सालों में एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें यूएस, इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे। मतलब एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के साथ सारे आर्म्स अम्यूनिशन इंडिया के पास होंगे। तभी तो $500 बिलियन का उनके बीच में ट्रेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। दोनों देश साथ साथ में मिलके रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप के अगेंस्ट लड़ेंगे। पांचवा पॉइंट, इंडिया इज रिफॉर्मिंग लॉज टू वेलकम यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यूएस की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में तब आएगी जब इंडिया अपने कुछ लॉ में रिफॉर्म करे और उनका वेलकम करे। इसके साथ साथ यूएसए पैसे भी कमा सकता है और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट, पीपल टू पीपल कनेक्शन। आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली यूएसए ने 104 इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे इंडियंस को डिपोर्ट किया है इंडिया में। तो दोनों कंट्री इस बात पे सहमत हुई है कि हम चेक एंड बैलेंस लगाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई प्रोसीजर के थ्रू यूएसए में पढ़ने जाना चाहता है या जॉब करने जाना चाहता है या फिर कोई अदर रीजन से जाना चाहता है तो यूएसए उसका वेलकम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड यूएस अनाउंस्ड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट का मतलब विश्वास का अनाउंसमेंट इंडिया और यूएस की सरकार ने किया है, जिसमें ट्रस्ट किस-किस के बीच में होगा? गवर्नमेंट के बीच में, एकेडमिया के बीच में, प्राइवेट सेक्टर के बीच में। किसको लेके? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या और भी कोई क्रूशियल मूवमेंट्स हो सकते हैं। और ट्रस्ट की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे फाइनल पॉइंट, आईमेक इनिशिएटिव। आईमेक के बारे में तो हम पूरा ये सेशन देने वाले हैं। लेकिन आईमेक के बारे में आप एक बात जानिए कि 2023 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उसी टाइम पे आईएमए कॉरिडोर आ गया था और डोनाल्ड ट्रम्प ने इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए वापस से ये ऐलान किया है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो ये एक तरीके से अपने आप में अच्छी न्यूज़। तो देखते हैं आईएमए कॉरिडोर होता क्या है। आईएमए कॉरिडोर को समझने से पहले आपको कॉरिडोर को समझना होगा। कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर दो जगहों को मिलाने वाला एक रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते को कॉरिडोर तब बोलेंगे जब उस पूरे रास्ते में एक तरीके से डेवलपमेंट हो, तो वो अपने आप में कॉरिडोर बन जाता है। अगर वो डेवलपमेंट ग्रीनरी को लेके हो, तो वो ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। अगर वो डेवलपमेंट डिफेंस से रिलेटेड हो, तो वो डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा। अगर वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो आईमेक की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा। इंडिया को मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप से कनेक्ट करना और उस पूरे रास्ते पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यही आईमेक कॉरिडोर का असली मतलब। ठीक है? तो ये आपके कहाँ काम आ सकता है? ये आपके इंटरव्यूज़ में काम आ सकता है, चाहे आप एसएसबी इंटरव्यूज़ दे रहे हो या कोई अन्य प्रकार के इंटरव्यू या फिर आपको कहीं भी ऐसे राइटिंग लिखने के काम आ सकता है। ठीक है? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये एशिया कॉन्टिनेंट को, अरेबियन गल्फ को और यूरोप कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है। जब कॉरिडोर में काम हो रहा है डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो इसमें ऑब्वियसली बात है रेलवे कनेक्टिविटी होगी, वाटरवेज़ की शिपिंग लाइन्स चलेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा। ठीक है? इसमें 2 सेगमेंट काम करेंगे। एक होगा ईस्ट कॉरिडोर, दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में क्या होगा? इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ा जाएगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर में अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा आपका आईमेक कॉरिडोर कंप्लीट होता है। आईमेक कॉरिडोर की शुरुआत कब होती है? जब इंडिया जी20 समिट होस्ट कर रहा था न्यू दिल्ली में सितंबर 9, 2023 में। ठीक है? और इंडिया के साथ अदर 7 ग्रुप्स या कंट्रीज हम बोल सकते हैं, उन्होंने एक एमओयू पे साइन किया था कि आईमेक कॉरिडोर के लिए हम लोग रेडी हैं।
इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ है या कौन-कौन से ग्रुप्स हैं? वो है यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, ये सारे 8 ग्रुप या कंट्रीज़ बोल सकते हैं, उन्होंने आईमेक कॉरिडोर की स्थापना करी थी। अब आईमेक कॉरिडोर में रेलवेज़ या फिर वाटरवेज़ पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसमें एनर्जी को भी सपोर्ट किया जा रहा है और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केवल सामान अपने आप जा रहा है, वहाँ पे लोग भी जाएँगे और कहीं-कहीं दिन लग जाएँगे, तो वहाँ पे एनर्जी भी होना चाहिए और डिजिटल कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स भी डल रहे हैं, हाइड्रोजन पाइपलाइन भी डल रही है और हाई स्पीड के डाटा केबल्स भी डल रहे हैं। इस प्रकार से ये आईमेक कॉरिडोर पूरा कंप्लीट होता है। अब आईमेक कॉरिडोर का एक बार हम मैप देख लेते हैं। आईमेक कॉरिडोर ये इंडिया से कनेक्ट होते हुए सऊदी में जा रहा है, मिडल ईस्ट में पहुँच गया और ये सीधा यूरोप से कनेक्ट हो गया। मतलब यूरोप से सऊदी, सऊदी से इंडिया। ये इस तरीके से पूरा आईमेक का एक तरीके से मैप तैयार किया गया है। ये सारी जो जगह हैं, चाहे वो पियर्स हो गया या फिर अल हदीदा हो गया, हरदा हो गया, अल गुफैद हो गया, मुंबई वाला हो गया, जबल अली हो गया, रियाद हो गया या फिर हाइफा हो गया। ये सारे पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है आईमेक कॉरिडोर की दृष्टि से। अब मुझे एक बात बताइए, आईमेक कॉरिडोर जब बनेगा, तो क्या उससे पहले इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा होगा? या फिर कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं कर रहा होगा, मिडल ईस्ट तक नहीं जा पा रहा होगा, यूरोप तक नहीं जा पा रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले जो करंटली यूज़ किया जा रहा है, वो है सुएज़ कैनाल वाला रास्ता। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। ठीक है? तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईमेक कॉरिडोर की स्थापना की। दूसरी चीज़, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, यूएसए हमेशा से ही फ़ियर में है चाइना के बढ़ते हुए डोमिनेंस की वजह से। चाइना ने 2013 में ही आईएमए कॉरिडोर जैसा बीआरआई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अलग-अलग कंट्रीज में, अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके, जिससे चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जाए। इसी को काउंटर करने के लिए ये सारी कंट्रीज एक साथ आई है और आईमेक कॉरिडोर की स्थापना की है। अब आईमेक कॉरिडोर जिसको काउंटर करने के लिए लाया गया है, उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। चाइना का बीआरआई प्लान क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2013 में आया, इसकी फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के कार्यकाल के अंतर्गत है। इसका एम क्या है? इसका एम वही है, रीजन की कनेक्टिविटी है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ये भी एक तरीके का कॉरिडोर ही है। यहाँ पे रेलवेज़ पे काम किया गया है, हाइवेज़ पे काम किया गया है, पोर्ट्स को डेवलप करने पे काम किया गया है, एनर्जी पाइपलाइन अक्रॉस कहाँ-कहाँ, एशिया हो गया, यूरोप हो गया या अफ्रीका, हर जगह इस चीज़ का डेवलपमेंट किया गया है। अभी तक आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा ये बिल्कुल हूबहू आईमेक कॉरिडोर की कॉपी है या आईमेक कॉरिडोर इसकी कॉपी है। इसीलिए ये दोनों आपस में एक-दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। अब आईमेक कॉरिडोर की तरह ही बीआरआई का भी 2 कंपोनेंट है। पहला है वन बेल्ट वन रोड, दूसरा है 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड। वन बेल्ट वन रोड में जो माध्यम रहेगा वो लैंड रहेगा। मतलब लैंड रूट पे ही सारी कनेक्टिविटी होगी। कैसे होगी? चाइना से यूरोप की थ्रू सेंट्रल एशिया और रशिया होते हुए। अब दूसरा जो है, एक तो हो गया लैंड रूट, दूसरा हो गया वाटरवेज रूट, जो मैरीटाइम सिल्क रूट बोला गया है। सिल्क रूट क्यों बोला गया है? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो चाइना का सिल्क काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वहाँ से जितना भी व्यापार होता था, जो भी जाते थे उस रोड को क्या बोला गया था? सिल्क रूट बोला गया था और पहले वो एक तरीके से लैंड रूट था, अब चाइना इसको बना रहा है मैरीटाइम रूट, इसलिए इसको बोला गया है 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रूट। ये किस पे बेस होगा? ये सी बेस होगा और ये कनेक्टिविटी किसकी करेगा? चाइना के कोस्टल रीजन की कनेक्टिविटी करेगा साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप की। इस प्रकार से चाइना भी ट्राई कर रहा है आईमेक कॉरिडोर को काउंटर करने का। अब चाइना अकेला तो आईमेक कॉरिडोर को काउंटर नहीं कर सकता, ठीक है? अब एक सिंपल सा फंडा है, दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो यहाँ पे तो 2 दुश्मन आपस में दोस्त बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान पे ऑलरेडी यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। उसका ऑयल कोई परचेज़ नहीं कर सकता, तो चाइना कर लेता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों के साथ चाइना और ईरान आपस में दोस्त हो गए हैं और ऑलरेडी चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट में ईरान एक बहुत बड़ा पार्टनर बन के बैठा हुआ है। तो आइए देखते हैं
ईरान किस तरीके से आने वाले आईमेक प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है या हिंड्रेंस बन सकता है। पहला रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया ईरान ऑलरेडी बीआरआई का एक पार्ट है, ठीक है? और चाइना के साथ उसके टाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग भी कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर चुका है। तो ईरान इसको तो धोखा देगा नहीं क्योंकि वैसे भी वो आइसोलेटेड हो चुका है यूएसए के प्रेशर में, इसलिए वो चाइना का साथ दे रहा है और इसीलिए ईरान आईमेक कॉरिडोर को अपोज़ कर रहा है। दूसरा इसका रीज़न है, ईरान ऑलरेडी एक कॉरिडोर में इन्वॉल्व है। कौन-सा है? नॉर्थ साउथ का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है? जो किसको कनेक्ट करता है? इंडिया को रशिया से किसके थ्रू? ईरान, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक। आप नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ईरान को आईमेक कॉरिडोर के प्रति हिंड्रेंस का काम करवाती है। इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो मिडल ईस्ट और एशिया के एकदम क्रॉस बॉर्डर पे है और जहाँ पे जो कंट्री रहेगा ऑब्वियसली बात है उसका डोमिनेंस वहाँ पे रहेगा। तो चाइना प्रॉक्सी वॉर करा रहा है ईरान से और ईरान प्रॉक्सी वॉर करा रहा है हूथी रिबेल्स से। हूथी रिबेल्स कौन है? एक तरीके से टेररिज्म ग्रुप ही है जो रेड सी में आने वाले ट्रैफिक जो कि वाटरवेज़ से आता है उसको लूटते करते हैं या फिर यमन में अपना प्रभाव डालते हैं। एक तरीके से टेररिज्म ग्रुप आप बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है? उसको फंडिंग कौन करता है? ईरान करता है। अब आप समझ रहे हैं, चाइना फंड कर रहा है ईरान को, ईरान फंड कर रहा है हूथी रिबेल्स को। हूथी रिबेल्स के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हूथी रिबेल्स किस तरीके से आईमेक कॉरिडोर को हिंड्रेंस कर रहे हैं। सेम बात वही रेड सी में आने वाले शिपिंग को या फिर बिज़नेसेस को वो रोक रहे हैं, लूट रहे हैं और ईरान का इनको पूरा सपोर्ट है। चाइना भी हुतीज़ को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि जो सैंक्शंस ऑयल है ईरान का, वो कोई नहीं खरीद रहा, उसको चाइना खरीद रहा है और जो वो पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट को ईरान हूथी रिबेल्स को दे रहा है और वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इस तरीके से तीनों मिलके एक तरीके से आईमेक कॉरिडोर के लिए अवरोध बने हुए हैं। ठीक है? अब हम जानते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जो कि आईमेक कॉरिडोर में आएँगे। मेजर पोर्ट्स इन आईमेक कॉरिडोर, ठीक है? आईमेक कॉरिडोर का मतलब इंडिया वाले पोर्ट, मिडल ईस्ट वाले पोर्ट और यूरोप वाले पोर्ट, ठीक है? तो पहला तो इंडिया का जो पोर्ट होगा वो होगा मुंद्रा पोर्ट, जो कि होगा गुजरात। कांडला पोर्ट जो कि है गुजरात में, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इसको जेएनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के पोर्ट्स के बारे में। ये सारे पोर्ट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएई के पोर्ट के बारे में बात करें तो वो है फुजैरा पोर्ट, ठीक है? ये स्ट्रेट और हार्मोज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है? और यूएई का जबल अली पोर्ट, अबू धाबी पोर्ट ऑफ यूएई, दामाम पोर्ट सऊदी अरेबिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं कि कौन से पोर्ट का संबंध कौन से कंट्री से है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रस अल खैर पोर्ट सऊदी अरेबिया का है। हाइफा पोर्ट इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अडानी ग्रुप ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया की दृष्टि से। इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो हाइफा पोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडिया और मिडल ईस्ट के पोर्ट की बात करने के बाद यूरोप के पोर्ट्स के बारे में। इसमें है पियर्स पोर्ट, मेसिना पोर्ट ऑफ इटली, मार्सेला पोर्ट ऑफ फ्रांस। ये सारे यूरोप के पोर्ट हैं जो आईमेक कॉरिडोर में काम आएँगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं इंडिया का रोल क्या रहेगा आईमेक कॉरिडोर में। जैसे कि आपको पता है इंडिया अपने आप में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन निभा रहा है आईमेक कॉरिडोर में। क्योंकि ये कॉरिडोर स्टार्ट ही इंडिया से हो रहा है, उसको मिडल ईस्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप। लेकिन इंडिया का अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट में भी 2023 में अपना 70% स्टेक खरीद लिया है ऑन द कॉस्ट 1.2 बिलियन डॉलर, ठीक है? इससे क्या होगा इंडिया और इज़राइल के टाइज़ भी काफ़ी अच्छे होंगे और वहाँ पे मिडल ईस्ट तक इंडिया की रीच हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा जो अडानी ग्रुप है, वो मुंद्रा पोर्ट पे भी काम कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट जैसे कि अभी हमने देखा आईमेक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अगर ये पोर्ट जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा ईज़िली और ज़्यादा बिज़नेस हमें इस पोर्ट से करने को मिलेगा। इस तरीके से इंडिया का रोल और अडानी ग्रुप का रोल आईमेक प्रोजेक्ट में है। ये सारी चीज़ें हमने जानी हैं, किस प्रकार से यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है, उसका क्या-क्या क्रक्स निकला है और
आईमेक प्रोजेक्ट क्या है? उसमें बीआरआई कैसे हिंड्रेंस कर रहा है? चाइना कैसे प्रॉक्सी वॉर्स करा रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हुतीज़ हो, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में जानी। तो इस सेशन को आज सम अप करते हैं हम इस रैप अप क्वेश्चन के साथ। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आंसर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन ये रहेगा व्हिच इनिशिएटिव हैज़ बीन इंडिया प्रमोटेड एज़ एन अल्टरनेटिव टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनाज़ बीआरआई इन द इंडो-पैसिफिक रीजन? Options are Shanghai Cooperation Organization in SEO, Asia Africa Growth Corridor in partnership with Japan. तीसरा Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Last one Belt and Road Forum. So these are all option. आप इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही अबेस क्लासेस के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए।